मैं से लूंगा कि आज जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास 14 बड़े डिपार्टमेंट्स और जिसमें 32 के करीब मेजर हेड्स की ग्राउंड्स पे जो है वो डिस्कशन चल रही है, तो उसमें मुझे मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया और मैं जो लोगों से रिलेटेड इशू हैं, चाहे वो एलोकेशन ऑफ फंड्स हो जहाँ और कुछ हो, तो मुझे लगता है 14 बड़े डिपार्टमेंट थे जिनमें पहले जो है GAD आ गया जो मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स है, फिर उसमें फाइनेंस एंड प्लानिंग आ गया, रेवेन्यू आ गया, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट आ गया, पावर जो आज आप लोग देख रहे हैं कि रोज़ लोगों के मीटर्स और काटे जा रहे हैं और बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, टूरिज़्म आ गया, हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल आ गया। तो ये सारे महकमों की आज ग्रांट है, तो मैंने 6-7 को चुना हुआ था, बाकी मेरे साथी जो हैं वो उस पर बोलेंगे। और मैंने कोई अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन तनकीद नहीं की है। मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को सजेशन दी है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। वन टाइम एमनेस्टी मैंने पावर के लिए बोला है। लैंड जो आज सबके लिए एक कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किल आ रही है, तो उसमें मैंने कहा है कि उस आर्डर को रिविजिट करने की ज़रूरत है। गैर मुमकिन खड की बात है, अगस्त में आर्डर निकलता है, अभी तक वो ज़मीनी सतह पे परकुलेट नहीं हुआ है और वो एक ज़मीन की किस्म है। तो ये सारी बातें जो हैं वो मैंने कही हैं और मेन फोकस मैंने ये रखा कि बिजली में, पावर में वन टाइम एमनेस्टी दे दो और जितने भी डोमेस्टिक जो घर के बिल लोगों के आए हुए हैं वो एक बार बेवाफ कर दो और आगे महीने महीने जो है बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर और अकाउंटेबिलिटी के साथ आप उसको कलेक्ट करें। मैंने कहा है कि ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और एलीट क्लास लोग हैं, तो ज्ञानी तो हैं, अधिक ज्ञानी भी हैं और महाज्ञानी भी हैं, तो वो मैंने संज्ञा उनको जो उनका टाइटल है मुझे लगता है वो उचित है। पठानिया साहब ने थोड़ी अपनी नाराज़गी जाहिर की है और देखो स्वाभाविक बात है वो कि 10-5 मिनट लेट हो गए ट्रैफिक में 5-1 मिनट लेट हो गए, तो उनके जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन सुनने के लिए स्पीकर साहब ने उनको अलाउ नहीं किया, तो इसलिए थोड़ी सी उनकी नाराज़गी थी। क्योंकि बात भी स्वाभाविक है, क्योंकि जितने भी MLA अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं तो हर लोगों की अपेक्षा रहती है कि हमारे विधायक, हमारे प्रतिनिधि विधानसभा में जाके हमारे इलाके की हमारे मुद्दे उठाएं, तो लोगों की भी अपेक्षा रहती है। तो उस हिसाब से नाराज़गी थी, उनको मौका नहीं दिया गया। 19 क्वेश्चन उनके अभी तक पेंडिंग हैं, 6-7 दिन बचे हैं असेंबली के, तो इसलिए नाराज़गी करके उन्होंने वॉकआउट किया है। तो स्वाभाविक बात है, उसी चीज़ को देखते हुए आज उन्होंने वॉकआउट किया है। उसी चीज़ को देखते हुए नाराज़गी तो होती है। मैंने पहले ही आपको कहा कि लोगों की अपेक्षा है, लेकिन ऑनरेबल स्पीकर साहब को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि सबको बराबर मौका और सबके बराबर क्वेश्चन आने चाहिए। देखो, ये एक कोई आप देखा जाए तो कोई अच्छी बात नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कि अच्छे संस्कार वाली बात नहीं है। ये तो आज इनके साथ है तो कल हमारे साथ किसके साथ भी होगा। लेकिन मैंने वही कहा कि 90 के 90 विधायक हैं, सबको बराबर अपनी बात रखने का, क्वेश्चन रखने का, अपने इलाके की जो समस्या है उसको उठाने का हक है। अगर नहीं उठाएंगे तो लोग तो सवाल करेंगे ना, लोग तो क्वेश्चन करेंगे कि भैया आप विधानसभा में हमारी बात ही नहीं रखी, आपने कुछ बात ही नहीं करी, तो आपने क्या किया वहाँ। तो विधानसभा में आते क्यों हैं? इसीलिए तो आते हैं कि अपनी जो डिमांड्स है, ग्रांट्स हैं और सारी चीज़ों की, जो मुद्दों की, पूरे जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं, मसाइल हैं, उनकी चर्चा की जाए। वो तो स्वाभाविक बात है, थोड़ा सा झुकाव तो रहता ही है, लेकिन इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल हमारे से बढ़िया तो लोग सब देख रहे हैं। आप लोग देख रहे हो, आजकल लाइव चलता है पूरा हाउस, तो मीडिया वाले भी अच्छे से जानते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर की जनता लाइव देख रही है और बड़े अच्छे से देख रही है। तो सब समझते हैं कि क्या हो रहा है, या क्या सही है या क्या गलत है। देखो जी, बसोली जो हमारा क्षेत्र है पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे खूबसूरत क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बसोली में। लेकिन आज तक जो भी वहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं, जो भी पिछली सरकारें रही हैं, हमेशा बसोली की अनदेखी हुई है। वहाँ आप टूरिज्म के लिहाज से देख लो, आयुर्वेदा के लिहाज से देख लो, आर्ट कल्चर के हिसाब से देख लो, वहाँ की रामलीला जो है 1920 से, मिनी गोवा पुर्थू है, वो मिनी गोवा है। और लेक देखो, यहाँ तो सिर्फ डल लेक ही दिखती है इनको, लेकिन जहाँ 2-2 लेकें हैं वहाँ अब तो दूसरी लेक भी, शापरकंडी का प्रोजेक्ट जो बन के तैयार हुआ, उसकी लेक भी तैयार होगी, बहुत बड़ी लेक। और रंजीत सागर डैम की लेक है, कितनी खूबसूरत लेक है, वहाँ भी स्पोर्ट्स की काफ़ी सारी एक्टिविटियाँ हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है उस इलाके की। और आप अटल सेतु को देखो, तो नॉर्थ वे का सबसे बड़ा रोप वे है वो,
तो टूरिज्म की भी काफ़ी संभावना है। 2 प्रोजेक्ट लगे हैं और अजीत सागर डैम भी है, उधर NHPC भी है, लेकिन वो भी अनदेखी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर ध्यान देगी, तवज्जो देगी, इनको सबको रखेंगे। हम अपनी बात भी विधानसभा में रखेंगे और भरपूर प्रयास करेंगे कि अपने इलाके की जो भी ये सरकार है जो कारपेट के नीचे छुपी हुई है, कालीन के नीचे छुप के अपने काले कारनामे और विशेषकर अपना निकम्मापन और अपनी बेबसी और बेकसी से बचना चाहती है। असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत बैलेटिंग सिस्टम है, उस बैलेटिंग सिस्टम के तहत सवाल लगाए जाते हैं। आपको याद होगा मुझे विधिवत तरीके से सिर्फ एक ही बारी आज तक वो गवर्नर्स एड्रेस पे बोलने दी और चौथे मिनट ही घंटी बजा दी। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 30-30 मिनट भी जिन्होंने तकरीर की है, उसमें 20 सवाल पेंडिंग एक MLA को अलाउड है, 10 स्टार्ट और 10 अनस्टार्ट। लेकिन आज 7 दिन का सत्र रह गया, मेरे सिर्फ एक सवाल लगा, 19 सवाल मेरे पेंडिंग हैं अभी। मैं क्यों ना कहूं कि स्पीकर महोदय अपनी शपथ और अपनी कुर्सी के साथ जुड़ी हुई गरिमा को तार तार कर रहे हैं, उनका सेक्रेटरीट इसमें इन्वॉल्व है, सरकार को छुपाना चाहते हैं। ये सरकार जिसके पास है कुछ नहीं लोगों को देने के लिए, ये सिर्फ तमाशे और मुजस्मे पे काम करना चाहती है। ये सरकार जिसका सिर है ना को पैर है, ना जिसका एजेंडा है, ना को दिशा, ना जिसकी दशा है, और स्पीकर महोदय इस सरकार का कार्यकर्ता बन के अपनी चेयर पे बैठ के तमाशा कर रहे हैं। ठीक है, मेरा पहला सवाल था, मैं जब सवाल उठा गया मैं अपनी जिसे कहते सीट पे पहुंचने में कई बार जैम था, लेकिन मेरे से पहले दूसरा सवाल अभी टेकअप नहीं हुआ था जब मैंने उनको अनुरोध किया, लेकिन खम का नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना, तो मैंने इसके विरुद्ध अपना विरोध जताया और लोगों ने चुन के भेजा। बात तो करेंगे सर। 1 से 2 मिनट लेट हुए हैं, ज़्यादा लेट नहीं है। 1 मिनट भी नहीं, जस्ट 5 सेकेंड्स ओनली। मेरा सवाल पुट किया, मैं दरवाजे पे था जब मैं अपना पुट किया, मेरे बाद तीसरा सवाल अभी चला नहीं था। दैट डजंट मैटर, यहाँ तो बोलो मैं बीच में आगे बोल रहा हूँ, मेरा अभी दूसरा सवाल शुरू नहीं हुआ, मेरे बाद उनको दूसरा सवाल पुट किया गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको उनके ऊपर मेहरबानी भी की। अरे भाई, एक सवाल, पहला ही सवाल तो लगाया आपने मेरा सत्र में, इतनी कौन सी तकलीफ होगी, इतनी कौन सी पीड़ा होगी आपको? सर एनसी के लोगों को बोलें कि उनकी नज़र ही उधर रहती है। अरे भाई, ये तो एक्स अपोजिशन का काम हो, सप्लीमेंट्री भी वहाँ से होते हैं, टाइम भी उनको रहता है, 3-3 स्पीकर उनके बोलते हैं। जो निर्धारित समय है वो निर्धारित समय भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया जाता, और उस निर्धारित समय की तार तार उल्लंघना क्या कांग्रेस, क्या PDP, क्या इंडिपेंडेंस और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो तो कहीं रहने वाला था आज जो वहाँ पे देखें, मेरा ऑफिस पे सवाल था, आपने अच्छा सवाल पूछा। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, बिना एडवर्टीजमेंट के अपॉइंटमेंट सरकार ने की है, आपके डोमेन में होगा। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स के ऊपर सरकार बचना चाहती है। उसमें बिना एडवर्टीजमेंट के 38,500 रुपये के ऊपर इन्होंने 34 मुलाजम ऑफिस में इन्होंने उसमें लगाए हैं, आज उससे बचना चाहते हैं। इसमें सर क्या लगता है उनको पता लग गया? कारपोरेशन को एक फ्रॉड में जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया है, जकीगा ने भी अपना कन्नी इस पे झाड़ी है। बहुत बड़ा फ्रॉड है ये जो सर्विसेज प्लेटफॉर्म जो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, करोड़ों रुपए का चूना लगा जा रहा है जम्मू कश्मीर को, पब्लिक एक्सचेकर की धांधली उड़ाई गई है। मानता हूं जम्मू कश्मीर की क्या जो मौजूदा सरकार है अपने ही कियों को अंडू कर रही है। 2008 से लेकर 14 के बीच में जो सरकार थी वो भी उमर अब्दुल्ला साहब लीड कर रहे थे, कांग्रेस और NC का कोलिशन था, कुछ मिले जुले इंडिपेंडेंट भी सपोर्ट में थे, और उस वक्त सरकार ने कुछ एकेडमिक अरेंजमेंट से के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को एंगेज किया था, और वो टेक्निकली साउंड लोग थे, वो 4th क्लास कैटेगरी में नहीं आते हैं। वो उन्होंने हेल्थ सेक्शन के अंदर चाहे वो निक्कू हो, चाहे वो ICU हो, एक्सरे का है या अल्ट्रासाउंड का है, हर जगह वो एक सबॉर्डिनेट के तौर पे डॉक्टर के साथ काम करते थे। आप लेके चलिए 2010 से लेके 2025 तक मैक्सिमम 15 साल उन्होंने अपने कैरियर के दे दिए हैं। यहाँ तक कि कोरोना पीरियड में भी यही लोग थे जो अपनी जान पे खेल के उस वक्त लोगों की जान बचाते थे और कोरोना सेंटर्स में काम करते थे। अब जाके ऐसा क्या हुआ कि सरकार को एहसास हुआ कि नहीं, ये लाइबिलिटीज है, इनको निकाल देना चाहिए। कईयों को बता रहे जी आप ओवरेज हो गए हो, अगर वो ओवरेज हो गए हैं तो उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो दे दीजिए, वो चले जाएंगे। लेकिन अभी जो सरकार की तरफ से ऑर्डर आया है उसके तहत उनकी सैलरी रोक दी गई है और वो लिटरली अब दरबदर हो रहे हैं। मैंने मिनिस्टर साहिबा के ध्यान में लाया है कि आप 4th क्लास एम्प्लॉइज के लिए भी कुछ नहीं लाए, बजट खाली थी। अब ये भी सामने दिख रहे हैं, हालांकि ये उस कैटेगरी में नहीं आते हैं।
सरकार ने बुलाए थे और एक तरीका अडॉप्ट करके लगाए गए थे। ये पिक एंड चूज नहीं था, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का रिश्तेदार, ऐसा नहीं था। ये ऑन मेरिट्स लगे हुए हैं एज पर द ट्रेनिंग जो उन्होंने पहले की हुई थी। तो अभी सरकार देखते हैं इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। 400 के करीब लोग हैं जो जम्मू और कश्मीर में प्रॉपर बैलेंस है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जम्मू के ज्यादा है या कश्मीर के ज्यादा है। कोरोना के बाद ये जो वीडियो वायरल हुआ है, उरी जिनका नाम उसमें दिखाया है, उन्होंने खुद वायरल किया अपने वीडियो और ये दिखाया है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद वो कटरा अपने होटल में आते हैं और वहाँ पे उनके होटल के कमरे में उसके टेबल के ऊपर दारू की बोतलें और गिलास दिखते हैं और ये बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि कटरा हमारा होली टाउन है। वहाँ पे मदरा और मांस का सेवन करना बिल्कुल सख्त मना है, कानून का उल्लंघन है और उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने एफआईआर काटी है, लेकिन हम पुलिस से भी कहना चाहते हैं और भी सख्त जो है कार्रवाई उनके ऊपर जो बन सकती है कानून के दायरे में रह के उनके ऊपर होनी चाहिए, ताकि यहाँ से मैसेज साफ और सीधा जाना चाहिए कि अगला कोई आदमी इस तरीके की गलत ना कर पाए, इस तरीके से कानून का उल्लंघन ना कर पाए और कटरा जैसे पवित्र शहर में मदरा मांस का सेवन ना करे। ये मैसेज तभी जाएगा कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मैसेज ये भी जाना चाहिए इस कार्रवाई के बाद कि जो भी लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं वो पवित्रता के साथ आएँ और उस टाउन को और उस एरिया को भी पवित्र रखें, ताकि इस तरीके का उल्लंघन जो है जो इन्होंने किया है दोबारा ना कोई कर पाए। जी, चाहे 5 स्टार होटल है, वहाँ कटरा जो होली टाउन है वहाँ परमिशन नहीं है, मांस मदरा की बिल्कुल परमिशन नहीं है। इवन वहाँ पे लहसुन और प्याज तक की वहाँ नहीं यूज़ किया जाता है खाने बनाने में। तो वहाँ पे दारू और होटल में कौन से होटल में है उसकी भी जांच होनी चाहिए और कैसे परमिट किया गया उसकी भी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई इतनी हिम्मत ना कर पाए आने वाले समय में। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ये सुना कि वो वीडियो काफ़ी ट्रोल हो रही है, क्योंकि माता वैष्णो देवी जो हमारे एक जम्मू का श्राइन है, जम्मू कश्मीर का क्या पूरे देश भर का श्राइन है, दुनिया भर के लोग यहाँ पे माता वैष्णो देवी के लिए आते हैं। उसकी पवित्रता को अगर कोई खंडित करता है तो वो एक सोचने वाला, विचार करने लायक ये विषय है, क्योंकि अगर किसी ने अगर वहाँ पे किया है तो उसकी होटल वाले की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि होटल के अंदर उसने कैसे अलाउ किया, और ये रास्ते में जहाँ चेकिंग होती है तो वहाँ से कैसे ये बॉटल्स वहाँ से जाके कटरा के अंदर पहुँची। ये एक निंदनीय वाकया है। अगर ऐसी वाकया कटरा के अंदर होगी तो उस श्राइन की जो है वो उस पर क्वेश्चन मार्क आता है कि माता वैष्णो देवी यहाँ पे दुनिया जिसको पूजने के लिए अपने दर्द दुख लेके वहाँ पे माता के दरबार में आते हैं और वहाँ पे भी ऐसी घटना हो तो वो निंदनीय कार्य है। मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूँ कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का और लोकल जो हमारे होटलर्स हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। देखो, अब होटल वाले ने जो है, होटल के अंदर कोई कस्टमर आता है वो अपने बैग में क्या लेके आता है उसकी अकाउंटेबिलिटी होटल की तो नहीं बनती, लेकिन होटल वाले ने उसका आई कार्ड वगैरह लिया है, वो कमरे के अंदर कुछ है, ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिसने ये हरकत की है कि आप कहाँ पे आके किस श्राइन के अंदर आके ऐसी हरकत करते हो। तो ये क्वेश्चन मार्क तो उस व्यक्ति पे भी है जो वहाँ पे ये कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन और होटलर्स को भी चेक रखना चाहिए कि वहाँ पे अगर जब आता है वो अपना, जब उन्होंने स्क्रीनिंग लगाई हुई है होटल्स के अंदर, जब भी हम किसी होटल के अंदर जाते हैं वो हमारा जो सब लगेज है वो स्क्रीनिंग होके एक्सरे होके अंदर जाता है, तो थोड़ा सा उनको भी अवेयर रहना चाहिए कि ऐसी हरकत दोबारा ना हो या नॉनवेज हो। जिस श्राइन के अंदर जिस माता पूजनीय है हमारे लिए, माता वैष्णो देवी जो श्राइन है जहाँ पे करोड़ों लोगों की जिस पे श्रद्धा है, वहाँ पे अल्कोहल होना या नॉनवेज होना दोनों ही गलत हैं, दोनों ही निंदनीय हैं। हमारे वहाँ पे जब उस कटरा के एरिया के अंदर भी अलाउड नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, क्योंकि रियासी डिस्ट्रिक्ट में सबसे 2 बड़े श्राइन हैं, माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी। रियासी डिस्ट्रिक्ट को ही पूरा ड्राई डिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि वहाँ पर शराब कोई अलाउड ही नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको ऐसी हरकत कोई करता हुआ नज़र आए तो उसको दंडनीय अपराध के अंदर, उसको एक्ट के अंदर अरेस्ट करना चाहिए। मैं तो हैरान होता हूँ कि अगर मैं तो इस हाउस में बहुत 83 से हूँ, इस हाउस में जब भी कुछ ऐसा वाक़ा होता था तो अपोजिशन वाले एकदम उठते थे, हाँ ये खराबी हुई, वो हो गया, ये किलिंग हो गई। लेकिन आज जिस तरह मैं चाहता हूँ कि अपोजिशन के चेहरों पे मोहर लगी है, ये है कि नहीं होना चाहिए ये सिलसिला।
अगर वहाँ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट था, है ये। अगर मुझे बताया यहाँ कोई किसी जगह कोई इनोसेंट किलिंग होगी, लोग नहीं निकलेंगे, लोग निकलेंगे। या एक ज़माना था माय डियर, ये बताता हूँ, एक ज़माना था, मैं तो टाउन का हूँ, शहरी काज का बंदा। एक दिन एक मुर्गी कुत्ते का बच्चा भी एक दिन सड़क पे हो गया, 100 लोग हो गए, उसको अस्पताल ले गए और शोर शराब हो गया। और जब एक कोई मर जाए इनोसेंट, तो है ही। इसको एहसास से इनको सब अफसरों को भी चाहिए कि वो प्यार से पेश आए लोग। तो इतना हालात ख़राब है, फिर रही नहीं वो हालात ही। इसलिए ये ज़रूरी है जो एजेंसियाँ हैं, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हैं, वो इस बारे में इंस्ट्रक्शन दे दे कि जहाँ भी कोई इनोसेंट है उसको नमाज उसके साथ कुछ टच न करे। और जहाँ पे ये होगा, कोई मिलिटेंट होगा, तो वहाँ तो है ही, वो बंदूक से काम करेगा। लेकिन जब बेगुनाह है कोई, हमारे इस्लाम में भी ये है कि अगर किसी बेगुनाह को मारा तो उसने सारी इंसानियत को मारा। ये एक प्रिंसिपल है। ये जो भी है ये अच्छा नहीं है, ये रुकना चाहिए। अब कितने खून बहेंगे, अब ये खून खराबा बंद होना चाहिए। मैं लोगों से भी अपील करूँगा, वो भी अमन से काम करे, अमन से बैठे, अपना रोज़मर्रा काम करे। बड़े मुश्किलात में हैं हम, ये रियासत, बेरोज़गारी बढ़ रही है, दूसरे मुश्किलात बढ़ रहे हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है बाद में। और स्टेट इज़ अ टूरिस्ट स्टेट। अगर ऐसे वाक़ा, अगर एक ही कुछ होगा, इस वाक़ा सारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, टूरिस्ट इंडस्ट्री बैठ जाएगी, सारे बेरोज़गार हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ऑपरेशन करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखा जाए।